आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ममता कालिया जी के दौड़ उपन्यास का सारांश। दौड़ उपन्यास जो है एक लघु उपन्यास की श्रेणी में आता है। आज इसी के सारांश को जानेंगे। सारांश को पढ़ने से पहले हम ममता कालिया जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। ममता कालिया जी का जन्म 2 नवंबर 1940 में हुआ था। वे एक कहानीकारा, नाटककार, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता अर्थात साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखती थी। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनकी उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी हुई है। लगभग आधी सदी के कालखंड में उन्होंने 200 से अधिक कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी बच्चों? लगभग 200 से अधिक कहानियाँ लिखी। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की संपादिका हैं। पूछे जाते हैं प्रश्न, हिंदी की संपादिका कौन है? तो ममता कालिया जी जो है त्रैमासिक पत्रिका है हिंदी, उसकी संपादिका मानी जाती हैं। अब उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं एक बार। उनका जन्म 2 नवंबर 1940 वृंदावन उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। पेशे से वे लेखिका मानी जाती, कवित्री और लेखिका। उनकी भाषा हिंदी है, राष्ट्रीयता भारतीय है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही का लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं वे हैं अपत्नी, दौड़, एक दिन, अचानक, मेला, परदेसी, पीठ और दुखम सुखम। इसी प्रकार से उन्हें कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया, जैसे व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति पुरस्कार, सावित्रीबाई फूले स्मृति सम्मान, अमृता सम्मान। इस प्रकार से कई सारे सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। अब हम जान लेते हैं उनके जो जीवन साथी है, उनका नाम है रविंद्र कालिया। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? 2 खंडों में अब तक की संपूर्ण कहानियाँ ममता कालिया जी की कहानी नाम से प्रकाशित हैं। उनके शुरुआती 5 कहानी संग्रहों की कहानियाँ एक साथ प्रथम खंड में तथा दूसरे खंड में 4 कहानी संग्रहों को सम्मिलित किया गया। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं छुटकारा, एक अदद और सीट नंबर 6। अब ये जो सीट नंबर 6 है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई कहानी संग्रहों में से मानी जाती है कि ये किसकी है। महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। उनका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, मुखौटा भी महत्वपूर्ण है, निर्मोही, थिएटर रोड के कोए, 25 साल की लड़की आदि। अब उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से उनको देख लेते हैं। नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, ये महत्वपूर्ण है। एक पत्नी के नोट्स किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया जी का उपन्यास है। इसी प्रकार से जो आज हम पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, दौड़ एक लघु उपन्यास है, लघु उपन्यास की श्रेणी में आता है, ये भी ममता कालिया जी का है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण उपन्यास है दुखम सुखम, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये किसका उपन्यास है? ममता कालिया जी का उपन्यास है। इसी प्रकार से उनके कुछ कविता संग्रह भी है, जैसे खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक, प्रेम कहानी। उनका नाटक संग्रह यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। उनके संस्मरण है कितने शहरों में कितनी बार, महत्वपूर्ण है। उनका संस्मरण भी पूछा गया है, कितने शहरों में कितनी बार, किसका संस्मरण है? तो ममता कालिया जी का। इसी प्रकार से आज हम जानेंगे अब दौड़ उपन्यास के सारांश को, उसके प्रमुख पात्रों को और किसका किससे क्या संबंध है। पूरी तरह से इस उपन्यास के सारांश को हम पढ़ेंगे। वर्ष 2000 में प्रकाशित ममता कालिया जी के लघु उपन्यास दौड़ में आधुनिक भारतीय समाज में व्यवसाय जगत का प्रभाव तथा करियर में सफलता के लिए संघर्ष का चित्रण है। क्या मुख्य बात है इसमें? आधुनिक भारतीय समाज में व्यवसाय जगत का प्रभाव, करियर में सफलता के लिए संघर्ष का चित्रण किया गया है। आज की नई पीढ़ी को लगता है कि उनका भविष्य केवल बड़े शहरों में है, इसलिए वे उसी ओर भागते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा।
यहाँ पर भी एक ऐसी ही कहानी को लिया गया है। उसके प्रमुख पात्र जो हैं इस उपन्यास के, उनको देख लेंगे एक बार। उपन्यास में बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी है, राकेश और रेखा पांडे। राकेश और रेखा पांडे जो है इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। उनके दो बेटे हैं, पवन और सघन। ये जो पूरी कहानी जो स्टोरी घुमाई गई है इस उपन्यास की, वो उसको केंद्र में रखा गया है पवन, जो कि राकेश और रेखा पांडे का पुत्र है, जो यूपी के छोटे शहर इलाहाबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि कौन से शहर का इस लघु उपन्यास में वर्णन किया गया है, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर का। बड़ा बेटा पवन एमबीए कर कैरियर में सफलता के लिए व्यापारिक शहर अहमदाबाद चला जाता है। अब वह इलाहाबाद से कहाँ चला गया, अहमदाबाद चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कई दोस्तों जैसे शरद, शिल्पा, अनुपम आदि से होती हैं, जो अपने अपने करियर में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शुरुआत में अपने गांव को याद करने वाला पवन धीरे धीरे गांव को भूलने लगता है और शहर में ही बस जाता है। वह करियर उन्मुख युवती स्टेला से मिलता है। अब पूछा गया है पवन की मुलाकात अहमदाबाद में किससे होती है, तो स्टेला, और माता पिता की सहमति के बिना उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। स्टेला बाजारवाद की नीतियों को आत्मसात करती हुई कामयाबी की दौड़ में पवन की भागीदार बन जाती है। पवन की शादी किससे हो जाती है, स्टेला से हो जाती है। पवन का छोटा भाई सघन इंजीनियरिंग पास कर ताइवान चला जाता है। अब जो छोटा भाई था वह भी माँ बाप के पास से इलाहाबाद से कहाँ चला गया, ताइवान चला जाता है। इन शहरों के नाम जरूर याद रखना। पूछे जाता है कि किसका संबंध किस शहर से था, और प्रमुख उपन्यासों के जो क्रम दिए जाते हैं उनमें भी पात्रों के नामों को ध्यान से पढ़िएगा। पवन और सगन अपनी नौकरी के स्थान पर ही बस जाते हैं और उन माता पिता के पास वापस आने से इनकार कर देते हैं जिन्होंने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दौड़ के अधिकांश केंद्रीय पात्र नए युग और नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। उनके विपरीत पात्रों का एक समूह है जो पुरानी पीढ़ी का है, एक अलग सोच और अलग मानसिकता दर्शाता है। श्री राकेश पांडे और श्रीमती रेखा पांडे इलाहाबाद के निवासी है, पति पत्नी है रिश्ते से और जीवन मूल्यों को महत्व देते हैं। यहाँ पर बताया है सघन और पवन दोनों उनके पुत्र हैं, इस प्रकार से इनका संबंध बताया गया है। सघन राकेश पांडे और रेखा पांडे का छोटा बेटा है, पवन बड़ा बेटा है। स्टेला आधुनिक विचारों की युवती है जो पवन की पत्नी है। शरद, अनुपम, शिल्पा, दीपेंद्र, रोजविंदर तथा अभिषेक शुक्ला पवन के दोस्त माने जाते हैं। राजुल जो है अभिषेक की पत्नी है। अब बात करते हैं, ममता कालिया जी ने प्रस्तुत उपन्यास में महानगरी मानसिकता का चित्रण किया है। उपन्यास के माता पिता रेखा तथा राजेश बच्चों के बाहर चले जाने के बाद अकेले हो जाते हैं। जीवन संघर्ष बच्चों के लिए सहज और चुनौतीपूर्ण है, मगर वह वही माता पिता के लिए बोझ बन जाता है। पवन घर से दूर अहमदाबाद में नौकरी के लिए जाने की बात घर में बताता है, तब माता पिता नाराज हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि पवन वही नौकरी करे, कहाँ, इलाहाबाद में ही, उनके पास रहकर ही वो नौकरी करे, लेकिन पवन ऐसा नहीं करता। पवन के विचार बाजारवाद की देन है। माँ बड़े बेटे के प्यार भरे रिश्ते में भी बाजारीकरण घुस आया, और पवन की माँ रेखा जब पुत्र और बहू को मिलने सौराष्ट्र जाती हैं तो पवन का विवाह किससे हो जाता है, स्टेला से हो जाता है। अब वह उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए कहाँ चली जाती है, उनके पास सौराष्ट्र मतलब कि अहमदाबाद चली जाती है। बच्चे वहीं विवाह भी कर लेते हैं, माता पिता को सिर्फ सूचना देते हैं। सौराष्ट्र चली जाती है तो दोनों माँ को खुश करने के लिए एक महंगे दाम की चादर उपहार में देते हैं। पूछा जाता प्रश्न है क्या उपहार में दिया था, चादर। माँ इनकार कर देती है, तब पवन कहता है आपको पता है हमारे 3,000 रुपये इस गिफ्ट के लिए खर्च हुए हैं। पवन और स्टेला मुश्किल से कुछ दिन घर पर रहते हैं, तभी पवन के चेन्नई जाने और स्टेला के राजकोट और अहमदाबाद में बिजनेस संभालने की बात सामने आती है। अब पवन कहाँ चला जाने को तैयार हो जाता है, अहमदाबाद से भी बिजनेस के पर्पस में वह चेन्नई जाने को तैयार हो जाता है। स्टेला कहाँ रह जाती है, राजकोट मतलब कि अहमदाबाद में। रेखा और राजेश दोनों पवन को समझाते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है।
उसे विवाह के वचनों का भी वास्ता देते हैं, पर पवन अपने आधुनिक यथार्थवादी विचारों को सामने रखता है। सामने रखकर बात करता है कि पापा, भारी भरकम शब्दों में हमारा रिश्ता बोझिल न बनाए। मैं अपना करियर, अपनी आज़ादी कभी नहीं छोड़ूंगा। स्टेला चाहे तो अपना बिजनेस चेन्नई में शिफ्ट कर ले। पवन के लिए करियर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह शादी की जिम्मेदारियों को भी परे हटा देना चाहता है। पवन और स्टेला के चले जाने के बाद सघन, जो कि पवन का छोटा भाई है, अचानक उन्हें यह सूचना देता है कि मेरी नौकरी अब कहाँ लग गई है, ताइवान में। वह क्या करता है, इंजीनियरिंग कर लेता है। छोटा भाई भी ताइवान जाने को तैयार हो जाता है। रेखा राजेश अब अकेले हो जाते हैं। रेखा और राजेश जिस बात से घबरा रहे थे, आखिर वही बात हो जाती है। वे जिस गली में रहते थे, उस गली को क्या कहते थे, बूढ़ों की गली कह कर संबोधित करते थे, क्योंकि यह सभी घरों के चिराग, मतलब कि जो बच्चे हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर करियर के लिए दूसरे शहरों या विदेश में चले गए हैं। और सिर्फ कौन बचा है, वहाँ बूढ़े माँ बाप बचे हैं, उनकी कार बची है, उनके कुत्ते, बड़े बड़े मकान, कुत्ते, ये सारी चीज़ें वहाँ पर छूट गई हैं। और महंगे महंगे जो भी सामान है उनके वहाँ है। इसी प्रकार से रेखा को भी पवन क्या करता है, माइक्रोवेव तथा वीसीडी गिफ्ट में दे देता है। और इसी प्रकार से रेखा और राजेश जो हैं वो भी अपने घर में अकेले रह जाते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि रेखा और राजेश को क्या देकर पवन क्या देता है, तो माइक्रोवेव तथा वीसीडी, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन रेखा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी बस घर में बसे सन्नाटे को तोड़ने की। उसे इस बात के लिए अब खुद पर ही जैसे एक क्षोभ सा होने लगता है कि बचपन में उसी ने बच्चों को सिखाया था कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्या सिखाया था उसने बच्चों को, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और आज उनसे दूर होने का गम उसे सता रहा है। उसे अब रह रहकर अपने बच्चों का बचपन और उसके किस्से याद आ रहे हैं। मतलब कि अब कौन बचा है, सिर्फ बूढ़े माँ बाप घर में बचे हैं। छोटा भाई कहाँ चला गया, पवन, जो कि ताइवान बस गया, और जो बड़ा सॉरी सघन, और बड़ा भाई जो था वह पहले अहमदाबाद गया और वहाँ से चेन्नई चला जाता है। अब बताया यहाँ पर आगे, सभी ये जानते हैं कि इस तेज दौड़ती जिंदगी में किसी एक जगह बैठकर करियर करना संभव नहीं है। रिश्ते से अधिक महत्व करियर का हो गया है। इससे यही साबित होता है कि नई पीढ़ी के लिए आज के आधुनिक जीवन में वास्तव में करियर और ऐशो आराम की जिंदगी ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ गौण है। बहुत बड़ी बात बताई है ममता कालिया जी ने, और यही इस लघु उपन्यास का सार भी कह सकते हैं हम लोग। पाश्चात्य कॉलोनी, अब वहाँ उस कॉलोनी का वर्णन है जहाँ उनके माता पिता रहते थे। पाश्चात्य कॉलोनी के गुप्ता दंपति अपने अनुभव के आधार पर बच्चे की सच्चाई का कथन करते हैं। तब रेखा और राजेश उसे नहीं मानते हैं। अपने बच्चों पर भरोसा होने के कारण उन्हें लगता है कि बच्चे कुछ नई बातें सीखकर घर वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। दोनों बच्चे नौकरी की वजह से दूर होने के बाद राजेश और रेखा को अपना घर भी कैसा लगने लगता है, वनवास की तरह लगने लगता है। मिस्टर और मिसेस सोनी ऐसे ही दो मजबूर माता पिता हैं जिनका बेटा सिद्धार्थ, मिस्टर और मिसेस सोनी के बच्चे का नाम क्या है, सिद्धार्थ, विदेश में जा बसता है। मिस्टर सोनी को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। क्या होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है और वे गुजर जाते हैं। तब सिद्धार्थ को उनके अंतिम कार्य संस्कार के लिए बुलाया जाता है, कर्तव्य निभाने के लिए बुलाया जाता है, तो बहाना बनाने लगता है। उसके घर तक आने में उसे कहता है कि हफ्ते भर लग जाएंगे। वह अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि इस काम के लिए कोई बेटा बनाकर, किसी भी बच्चों को बेटा बनाकर पिताजी का दाह संस्कार कर दीजिए। मेरे लिए 13 दिन तक रुकना बहुत मुश्किल है। मिन्हाज साहब के समझाने पर वह यह भी कहता है कि विदेश के मुर्दा घरों में तो माँ बाप के शवों को महीनों तक पड़े रहते हैं, और जब बच्चों को फुर्सत होती है तब बच्चे आकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लगभग इन्हीं कथनों में ममता कालिया जी ने अपनी संपूर्ण बातों को समेटने का प्रयास किया है, और बहुत ही कह सकते हैं कि मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ये लघु उपन्यास है। अब निष्कर्ष को जान लेते हैं। दौड़ एक ऐसा उपन्यास है जो समाज में होने वाले संघर्षों का प्रतिनिधि करता है। पुराने और नए जो पीढ़ियां हैं के बीच संघर्ष, पारंपरिक
पारंपरिक और आधुनिक माता पिता और उनके बच्चों के बीच संघर्ष, संस्कृति और उपभोक्तावाद के बीच संघर्ष, देश और विदेशी संस्कृति के बीच संघर्ष, इन सभी बातों को ममता कालिया जी ने इस उपन्यास में समेटने का प्रयास किया है। एक घर के दृष्टिकोण से दौड़ ममता कालिया जी का चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जिसमें बच्चों को माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का तक समय नहीं है। पति पत्नी अपने करियर के लिए भी अलग हो जाते हैं। बेटे पिता की राय से सहमत नहीं होते हैं। पत्नी बिना किसी कारण के पति पर संदेह करने लगती है। ऐसे कई सारे तथ्यों को ममता कालिया जी ने इस उपन्यास में बताया है। यदि आप इस उपन्यास को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना। मैंने इसकी स्टोरी आप लोगों को सारांश के तौर पर सुनाई है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस उपन्यास का स्क्रीनशॉट ले लेना। और यदि आपको ये उपन्यास समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।